नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में और आई होप आप सभी की जो तैयारी है वो बढ़िया चल रही होगी। जल्दी आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो प्रिपरेशन को बनाए रखिए। और आज मॉडल पेपर का पार्ट 7 है और आज भी आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और देखना है जो आपका प्रिपरेशन लेवल है वो कितना बेहतर है। देखिए, इससे पहले 6 पार्ट्स आ चुके हैं, तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको 6 के 6 वीडियोज़ मिल जाएंगे। और जो 6th वीडियो था उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, तो उसका पीडीएफ मैंने शेयर कर दिया है। और आज की वीडियो का भी जो पीडीएफ है वो मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर। तो जिन लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, वहाँ पर आ जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का नाम है गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो, GOV एग्जाम इन्फो, सेम चैनल के नेम के जैसा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अब देखिए, जिनको हिंदी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है या कोई वर्ड उनको समझ में नहीं आता है, तो आप लोगों के लिए पीडीएफ में दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन दिए गए हैं। तो जो भी मैं पीडीएफ शेयर करने वाला हूँ थोड़ी देर में, तो वहाँ पर जाइए और पीडीएफ देख लीजिए। अगर कोई वर्ड समझ में नहीं आता है तो पीडीएफ आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय का वातावरण, अध्यापकों का व्यक्तित्व एवं व्यवहार तथा विद्यालय में उपलब्ध भौतिक सुविधाएं छात्रों को मूल्यानुमुख बनाने में विशेष भूमिका निभाते हैं। हम इस बात पर बल देना चाहेंगे कि विविध मूल्यों के प्रति जागृत विद्यालय संपूर्ण पाठ्यक्रम एवं समस्त गतिविधियों को प्रभावित करे। तो ये जो लाइन है ये किस आयोग ने अपने वक्तव्य में बताया था, अपनी रिपोर्ट में बताया था? देखिए, मैंने पहले ही बताया है, जब भी आप किसी आयोग के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले कब इस्टेब्लिश हुआ, अध्यक्ष कौन थे और रिपोर्ट कब थी, ये 3 चीज़ें पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर जो इसके प्रमुख फीचर्स या प्रमुख बातें बताएगी, प्रमुख जो मेंशन किया गया रिपोर्ट में चीज़ें शिक्षा को लेकर या जो भी है, तो उनको भी आपको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षा आयोग। तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी सोचा बिल्कुल सही है। शिक्षा आयोग ने ये वक्तव्य दिया था अपने रिपोर्ट में, ये बात कही थी। शिक्षा आयोग या फिर कोठारी आयोग कह लीजिए, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी ने इस्टेब्लिश किया था, पहले भी पढ़ा है हमने, 1964 में। रिपोर्ट कब दी थी? 29 जून 1966 में। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है, सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों से संबंधित है? अब इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। इसमें एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है वो कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है और इसको फंडामेंटल राइट के रूप में कब बनाया गया। और इस तरह से भी पूछ लिया जाता है जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों से संबंधित है। तो आई थिंक इसका आंसर सभी ने गैस कर लिया होगा, ऑप्शन बी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। इसका जो कार्यान्वयन वर्ष था यानी कि इम्प्लीमेंटेशन ईयर था वो क्या था? 2000 से 2001। ये जो था वर्ष 2000-2001 का, वो था इसका इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि इम्प्लीमेंट किया गया था इस अभियान को। अच्छा, आपने सुना होगा 86वां संविधान संशोधन, जो अभी मैंने बताया, जो फंडामेंटल राइट के रूप में इसे आवश्यक बना दिया गया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। तो ये 86वां संशोधन था संविधान का, जो कि 2002 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। और इसके तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए जो प्राइमरी एजुकेशन है इसको क्या बना दिया था? फंडामेंटल अधिकार के रूप में, फंडामेंटल राइट के रूप में क्या बना दिया था? फ्री एंड कंपलसरी, सभी बच्चों के लिए ये आवश्यक बना दिया था। तो ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा आपने एक सुना होगा RMSA, इसकी बात करें तो ये क्या है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। अगर इस पर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये किसके लिए था? 15 से 16 वर्ष की आयु की सभी युवाओं के लिए, यानी कि इसमें सेकेंडरी एजुकेशन के बच्चे आते थे जो सेकेंडरी में हो, यानी कि माध्यमिक क्लासेस में हो, कक्षाओं में हो। तो 15 से 16 वर्ष की आयु के सभी युवाओं को जो क्वालिटी सेकेंडरी एजुकेशन है इसको अवेलेबल करवाने के लिए 2009 में क्या शुरू किया गया? RMSA। ये भी याद रखिएगा, 2009 में RMSA शुरू किया गया था, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, 15 से 16 वर्ष की आयु के लिए। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 6 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए ये अभियान शुरू किया गया था, सर्व शिक्षा अभियान। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है, संसद के अधिनियम द्वारा किस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को एक वैधानिक निकाय बनाया गया? ये पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। 1953, 1954, 1955 या फिर 56? तो पहले भी पढ़ा है हमने। और 1956 जो UGC है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, तो ये आपका 1956 में क्या बना था? वैधानिक निकाय। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, मरुस्थल वृक्षारोपण तथा शोध केंद्र कहाँ है?
जयपुर, बीकानेर, जोधपुर या फिर कोटा? तो ये है आपका जोधपुर में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में। ये जो शोध केंद्र है इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। तो जोधपुर में ये स्थित है मरुस्थल वृक्षारोपण तथा शोध केंद्र। इसके बाद कौन सा मूल्यांकन रूप ग्रेडिंग का आधार प्रदान करता है? रूपदेह मूल्यांकन, जिसे कहते हैं फॉर्मेटिव एवोल्यूशन। दूसरा है आपका योगदेह मूल्यांकन या फिर समेटिव एवोल्यूशन, इंग्लिश में कहते हैं स्थानदेह मूल्यांकन यानी कि प्लेसमेंट एवोल्यूशन। इसके अलावा निदानात्मक मूल्यांकन, डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। तो कौन सा मूल्यांकन या फिर एवोल्यूशन है जो कि ग्रेडिंग का आधार प्रदान करता है? तो ये है आपका योगदेह मूल्यांकन, समेटिव एवोल्यूशन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद संप्रेषण प्रणाली मुख्यतः संबंधित है, तो ये क्या है? शिक्षा में आगत यानी कि इनपुट इन एजुकेशन, आउटपुट इन एजुकेशन, प्रोसेस इन एजुकेशन या फिर उपरोक्त सभी। तो ये क्या है? शिक्षा में प्रक्रिया, प्रोसेस इन एजुकेशन। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। संप्रेषण क्या होता है? संप्रेषण कम्युनिकेशन जिसे कहते हैं, तो ये मुख्यतः संबंधित है शिक्षा में प्रोसेस से। इसके बाद शिक्षा तकनीकी में शामिल है टोली शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण, अभिक्रमित अनुदेशन या फिर उपरोक्त सभी। तो जो टीचिंग टेक्निक है इसमें टोली शिक्षण का मतलब है जो ग्रुप टीचिंग होती है, टीम टीचिंग जिसे कह सकते हैं, वो होता है टोली शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग आपने पढ़ाई है। अभिक्रमित अनुदेशन यानी कि प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन जिसे कहते हैं, ये भी हमने पढ़ा है। तो ये आपका इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी, उपरोक्त सभी। ये सभी आते हैं टीचिंग टेक्निक में। इसके बाद एक कंप्यूटर को प्रयोग में लाने हेतु जो उद्यमी या फिर बिजनेसमैन कह लीजिए इसको, जो बिजनेसमैन है वो सबसे अधिक क्या प्रभावित करता है? उसको क्या प्रभावित करता है किसी भी सिस्टम या कंप्यूटर को प्रयोग में लाने हेतु? उसकी परिशुद्धता यानी कि एक्यूरेसी, प्रामाणिकता यानी कि रिलायबिलिटी, वेग यानी कि स्पीड कैसी है डिवाइस की या कंप्यूटर की, या फिर सभी? तो इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। एक्यूरेसी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, स्पीड अच्छी होनी चाहिए, यानी कि उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नागरिकों द्वारा राज्य एवं जनपद प्रशासन की सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक उपयोग हेतु प्रयोग में लाया जाता है PAN, LAN, स्वान यानी कि SWAN, SWAN कह सकते हैं इसे, स्वान, या फिर GIS। तो देखिए जिन्होंने बी सोचा है बिल्कुल सही है, स्वान इसका करेक्ट आंसर है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, ये होता है स्वान। तो क्वेश्चन क्या है? नागरिकों द्वारा राज्य एवं जनपद प्रशासन की सेवाओं के इलेक्ट्रॉनिक उपयोग हेतु स्वान को इस्तेमाल में लाया जाता है। क्या है? स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। इसके बाद सामान्य रूप से डिजिटल डिवाइड, ये जो डिजिटल डिवाइड शब्द है ये प्रयोग किस में होता है? आर्थिक असमानता या फिर इकोनॉमिक इनएक्वालिटी, अंकीय कंप्यूटर का एक प्रभाग, अंकीय इलेक्ट्रॉनिक में एक संक्रिया, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आर्थिक इनएक्वालिटी या फिर असमानता, ये जो है डिजिटल डिवाइड इस शब्द का प्रयोग होता है इसके लिए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वाईफाई का अर्थ है, वाईफाई जो होता है उसका मीनिंग क्या होता है? तो पहला तो दिया है वायरलेस, दूसरा क्या होता है? फिडेलिटी, फाइडेलिटी दिया गया है यहाँ पर। तो फाइडेलिटी होता है वायरलेस फाइडेलिटी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्रपति शिवाजी की राजधानी क्या थी? पूना, रायगढ़, सतारा या फिर जिंजी? तो जीएस का क्वेश्चन है ये। तो ये है आपका रायगढ़, छत्रपति शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी या फिर बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इस पर क्वेश्चन हर बार बनता है जीएस से। तो मैंने पहले भी बताया जब मैंने सजेशंस दिए थे आपको, जिसमें मैंने आपको कट ऑफ वगैरह बताई थी, तो उसमें मैंने बताया था जब आपके पास समय कम हो तो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उनको फोकस कर लीजिए। जैसे मुग़ल काल का जो टॉपिक था वो आपको फॉलो कर लेना चाहिए अभी भी समय। और जैन धर्म हो गया
और बौद्ध धर्म हो गया, ये इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के लिए। और जो प्रमुख आंदोलन हुए मॉडर्न हिस्ट्री में, ये तो हो गया आपका एंशियंट हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, जो प्रमुख आंदोलन हुए गांधी एरा है, इसको आपको फॉलो कर लेना चाहिए, पहले भी मैंने बताया है। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब हुई? 15 फरवरी 2000, 11 मई, 5 जून 2000, 20 अक्टूबर 2000। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब हुई? ये हुई थी आपकी 15 फरवरी 2000 को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है वो है 15 फरवरी 2000 की। इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, यूके ट्रिपल एस सी भी पूछता है और यूके पीएससी भी इसको पूछता है बार बार। अशोक का अभिलेख उत्तराखंड के किस स्थान पर मिलता है? श्रीनगर, जोशीमठ, हरसील या फिर कालसी? तो जिन्होंने भी जीके वगैरह पढ़ा है तो उनको मालूम होगा इसका आंसर, उत्तराखंड का जीके कालसी। मैराथन मैंने क्लास करवा दी है जीके की, एक क्लास मैराथन क्लास, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और जब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको दिख जाएगा। तो उसको एक बार फॉलो कर लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले। और हो सकता है एक और मैराथन क्लास जो इम्पोर्टेंट जीके है यूके पीएससी पॉइंट से उत्तराखंड के, उसको लेकर मैं आऊँ जल्दी एग्ज़ाम से पहले पहले। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी कालसी। इसके बाद अकबरनामा के लेखक कौन थे? अबुल फजल, बदायूनी, फैज़ी या फिर बर्नी? तो अबुल फजल थे अकबरनामा के लेखन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद है, हमारे वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर की लगभग ऊंचाई है कितनी है? ये आपको बताना है। 11 किलोमीटर, 25 से 45, 45 से 90 या फिर 15 से 20 किलोमीटर। तो यह है आपका 11 किलोमीटर ट्रोपोस्फियर की ऊंचाई। तो जितने भी वायुमंडल के लेवल हैं वो आपको पढ़ना है अच्छे से। इसके बाद मानव जनसंख्या सिद्धांत, इसका प्रतिपादन किसने किया था? चार्ल्स डार्विन, AR वालिस, लैकमार्क या फिर टी.आर. माल्थस? तो ये था आपका टी.आर. माल्थस, इन्होंने किया था मानव जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन। इसके बाद न्यूमोकोनियोसिस, ये जो बीमारी है वो कैसे होती है? जिंक की धूल से, कोयले की धूल से, अपरिष्कृत लकड़ी के बुरादे से या फिर उपरोक्त सभी? तो कोयले से ये होती है, यानी कोयले की जो धूल है उससे ये होता है न्यूमोकोनियोसिस। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की किस जिले की महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? तो 2011 की जो पूरी रिपोर्ट है उत्तराखंड की जनसंख्या, साक्षरता, डेंसिटी और लिंगानुपात, सेक्स रेशियो जो है, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका टिहरी गढ़वाल, यानी कि टिहरी जो है आपका सबसे कम महिला साक्षरता वाला स्टेट, माफ़ कीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का। कितना था ये 2011 के अनुसार? 61.77%। तो ये है महिला साक्षरता 2011 के अनुसार टिहरी की। अच्छा, वैसे जनरली बात करें तो सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? देहरादून। सुना भी होगा आपने, पढ़ा भी होगा, देहरादून सबसे अधिक साक्षरता वाला डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी टिहरी गढ़वाल। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कटारमल मंदिर में पूजा जाने वाला मुख्य देवता है, यानी जहाँ कटारमल मंदिर जो है वहाँ पर कौन से देवता की पूजा होती है, ये आपको बताना है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन मैराथन क्लास में भी मैंने करवा दिया है, और शायद एक दो क्लास में और ये मॉडल पेपर जो यूके ट्रिपल एस सी का उसमें पूछा गया था। तो कटारमल मंदिर में पूजा जाने वाला मुख्य देवता है सूर्य देवता। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद उत्तराखंड राज्य के वन्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस वृक्ष प्रजाति का क्षेत्र सर्वाधिक है? तो इसका आंसर सभी जानते होंगे, किसका है? चीड़ के पेड़ का, पाइन ट्री जो है सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद प्राचीन किरातों का पहचाना जाता है किस रूप में? जौनसारी के रूप में, थारू के रूप में, रमवाल्टा के रूप में या फिर राजी के रूप में? तो राजी के रूप में जाना जाता है प्राचीन किरातों को। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अमोद भूति शासक था, कहाँ का था ये बताना है आपको। यौधेय वंश का, पाल वंश का, कुषाण वंश का या फिर कुणिंद वंश का? तो अमोद भूति शासक था कहाँ का? कुणिंद वंश का।
ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद प्राचीन राजधानी नगर कार्तिकेयपुर संबंधित था, किससे था? कुमाऊं के चंद शासक से, पिथौरागढ़ क्षेत्र के रैका शासकों से, गढ़वाल के परमार शासकों से, या फिर कुमाऊं के कत्यूरी शासकों से। तो इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो ये है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, कार्तिकपुर किससे संबंधित था? कत्यूरी शासकों से। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद प्रसिद्ध विशु मेला कहाँ मनाया जाता है? चंपावत में, माफ कीजिए, अल्मोड़ा में, जौनसार बावर में, या फिर पौड़ी में। तो कहाँ लगाया जाता है ये? जौनसार बावर में। नाम क्या है? बिस्सू मेला। तो याद रखिएगा, बिस्सू मेला कहाँ लगाया जाता है? जौनसार बावर में। इसके बाद निम्न में से कौन सा कर शुल्क उत्तराखंड सरकार द्वारा रोपित नहीं है, यानी कि इम्प्लीमेंटेड नहीं है? व्यापार कर, आयकर, मनोरंजन कर, या फिर आबकारी कर। तो जो आयकर है ये उत्तराखंड सरकार द्वारा रोपित नहीं किया जाता है, ऑप्शन बी। इसके बाद चंद्रप्रभा ऐतवाल जानी जाती हैं संगीत के लिए, पर्वतारोहण के लिए, क्रिकेट के लिए, या फिर साहित्य के लिए। तो चंद्रप्रभा ऐतवाल जानी जाती हैं पर्वतारोहण के लिए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद है उत्तराखंड के किन जिलों में मैग्नीसाइट खनिज की प्रमुखता है? मैग्नीसाइट प्रमुख रूप से कौन से जिलों में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ में पाया जाता है मैग्नेसाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है किस मेले को उत्तराखंड में बग्वाल नाम से जाना जाता है? बागेश्वर मेला, नंदा देवी मेला, कुंभ मेला, या फिर देवीधुरा मेला। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी, देवीधुरा मेला को जाना जाता है बग्वाल नाम से। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का लिंगानुपात क्या है? देखिए अभी भी जो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे वो 2011 के अनुसार ही पूछे जाएंगे, क्योंकि वैसे एक बार इसको 2015 में अपडेट तो किया गया था, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 2011 के अनुसार ही पूछे जाते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का लिंगानुपात क्या है? तो आई थिंक हमने पहले भी करा है किसी क्लास में। यह है आपका 1000:963, 963। यह है आपका सेक्स रेशियो उत्तराखंड का 2011 के अनुसार, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद जयानंद भारती के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? कूली बेगार प्रथा, शराब विरोधी आंदोलन, डोला पालकी आंदोलन, या फिर गाड़ी सड़क आंदोलन। तो देखिए इसमें ये दोनों तो आपको फेमिलियर लग रहे होंगे। डोला पालकी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। डोला पालकी आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? जयानंद भारती के नेतृत्व में। उल्टा भी पूछा जा सकता है, और जैसे ये पूछा गया वैसे भी पूछा जा सकता है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन एक उत्तराखंड की सबसे पुरानी सैनिक छावनी है? रानीखेत, लैंसडाउन, अल्मोड़ा, या फिर रुड़की। तो ये जो सभी सैनिक छावनी है उनमें से सबसे पुराना है आपका अल्मोड़ा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, यूकेपीएससी और यूके SSS दोनों के द्वारा ये पूछा जा चुका है। हेनरी रैमजे, ई गार्डनर, ईटी एटकिंस, या फिर पी बैरन। तो ये पी बैरन, इनके द्वारा नैनीताल की खोज की गई थी। इसके बाद है टिहरी रियासत का विलय भारतीय संघ में किस वर्ष हुआ? 1947, 48, 49, या फिर 50। तो ये हुआ था आपका 1949 में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद उत्तराखंड का न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल वाला जनपद है, यानी कि जिसका एरिया कम है, सबसे कम है, बागेश्वर, चंपावत, रुद्रप्रयाग, या फिर ऊधम सिंह नगर। तो इनमें से उत्तराखंड का न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? चंपावत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा किस जिले में स्थित है? उत्तरकाशी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, या फिर पिथौरागढ़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पिथौरागढ़ में लिपुलेख दर्रा स्थित है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या
11 जनगणना के अनुसार सबसे न्यूनतम और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद क्रमशः है, यानी कि पहले सर्वाधिक फिर न्यूनतम। तो जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद है वो कौन सा है? हरिद्वार। न्यूनतम कौन सा है? रुद्रप्रयाग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। गढ़वाल के पवार शासकों की प्रथम राजधानी कौन बनी? श्रीनगर, जोशीमठ, बधानगढ़ी या फिर चांदपुर गढ़ी। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन ही आपके आने वाले हैं। इसका राइट आंसर फिलहाल ऑप्शन डी है, चांदपुर गढ़ी। इसको याद रखिएगा, पवार शासकों की पहली राजधानी। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके उत्तराखंड जीके में बनते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं, एवरेज लेवल के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो जो मैंने मैराथन क्लास कराई है सबसे पहले उसको फॉलो कर लेना एग्ज़ाम से पहले, और जो दूसरी क्लास आई थिंक आने वाली है, जल्दी आने वाली है एग्ज़ाम से पहले पहले, तो उसमें भी खासतौर से यूकेपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ज़्यादातर वो लेकर आऊँगा, तो उसको भी आपको फॉलो कर लेना है। फिलहाल एक क्लास आपकी जीएस की आ चुकी है मैराथन, तो उसमें भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैंने दे दिए हैं। इसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड और हिंदी के लिए भी एक मैराथन क्लास और होगी। तो फिलहाल जो वीडियोस मैं दे रहा हूँ इनको फॉलो करिए, अपने लेवल पर जो भी आपकी तैयारी है वो आपको करना है, जहाँ से भी आप पढ़ते हो और जिस भी बुक से आप फॉलो करते हो। वैसे मैंने आपको बताया था लूसेंट आप फॉलो कर सकते हैं जीएस वगैरह के लिए। बाकी जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसको बनाए रखिए, और अभी जो इसकी तैयारी का लेवल है उसको बढ़ा दीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। कोई डाउट है तो नीचे मेंशन कर दें कमेंट करके, और वीडियो को लाइक कर दें और सभी के साथ इसको शेयर भी कर दें। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।